आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनसेट स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि हमने 12th क्लास के लिए फिजिक्स स्टार्ट कर ली है, तो उसी कड़ी में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, फोटोन्स क्या होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक मिनट, वेवलेंथ की। वेवलेंथ को समझने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा वेव क्या होती है। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। लिख लेता हूं मैं, वेव जो है वो है डिस्टर्बेंस इन दी मीडियम। जनरल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। हम किसी नदी के पास या तालाब के पास जाएंगे और उसमें छोटा सा कंकड़ फेंक देते हैं। पहले तो पानी एकदम स्टेबल होता है, जैसे ही आपने कंकड़ फेंका तो आप देखोगे वेव्स ऐसे ही हो। अगर ये अपना तालाब या पॉन्ड है, उसमें जैसे ही पत्थर फेंकेंगे तो ऐसी ऐसी वेव बनती है, गोल 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 गोल। कंकड़ फेंकने से पहले क्या था कि एकदम स्टेबल था, एकदम ये क्लियर, जैसे कांच कैसे होता है वैसा। जैसे ही आपने कंकड़ फेंका पानी में तो ऐसी गोल 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 वेव्स बनना चालू हो गई। तो जो मीडियम स्टेबल था उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, और ये जो डिस्टर्बेंस हुआ यही वेव कहलाती है। तो हमारा एक तो पॉइंट क्लियर हो गया कि वेव किसे कहते हैं, कि मीडियम में डिस्टर्बेंस आएगा तो वेव कहते हैं। एक कमरा एकदम बंद है, आप अकेले कमरे में हो, जैसे ही आप बोलना चालू करते हो तो आपके मुंह के पास जो एयर होती है उसको उसमें वेरिएशन होता है। तो जो पहले मीडियम स्टेबल था, आपके बोलने से उस मीडियम में चेंज आया, वो मीडियम डिस्टर्ब हुआ और ऑडियो वेव प्रोड्यूस हुई। ठीक है, मीडियम में डिस्टर्बेंस तो वेव, और उसमें से आवाज़ निकल रही है तो इसलिए ऑडियो वेव्स हो गई। तो वेव क्या होगी वो आपने कंफर्म कर लिया। अब हमें वेव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेव्स क्या होती है। अब साइन और कॉस जो अपन ने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, उसकी जो वेव फॉर्म है वो ऐसे ग्राफ ऐसे बनाते हैं अपन। ये साइन का ग्राफ है, साइन एक्स मान लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे हो गया एम्पलीट्यूड और यहाँ पे हो गया टाइम। ठीक है, ये साइन की वेव है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इन दोनों का जो न्यूट्रल पॉइंट या मीन पॉइंट है ये लाइन है। ठीक है, ये टाइम वाली एक्सिस लाइन। इससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे हो रहा है, और इसी से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अपने को कोई मतलब नहीं किस डायरेक्शन में हो रहा है, पर इस मेन लाइन से जो मेन पॉइंट है उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्लियर हो गई अपने, और ये टाइम का एक्सिस है और ये साइन की वेव। अब इस वेव में क्या है, वेवलेंथ की डेफिनेशन बताता हूँ मैं आप लोगों को। दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी, जो पॉजिटिव पॉइंट होता है उसे सुरंग कहते हैं हिंदी में, और जो नेगेटिव पॉइंट होता है इस टाइम एक्सिस से उसे गर्त बोलते हैं। इसे नोड बोलते हैं इंग्लिश में, और कस्प बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेगेटिव वाले को। तो जो अल्टरनेट जो आते हैं ना, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच की डिफरेंस या नेगेटिव नेगेटिव के बीच की डिफरेंस, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच की डिफरेंस, जैसे ये यहाँ तक, ये हो गई लैम्बडा। वेवलेंथ को लैम्बडा से शो करते हैं। या दोनों नेगेटिव के बीच की डिफरेंस, दोनों की जो पीक है यहाँ से, उन दोनों के बीच की डिफरेंस वेवलेंथ होगी। तो डेफिनेशन क्या है, दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों, दो क्रमागत संघ, दो क्रमागत गर्त, इनके बीच की दूरी, ये दूरी भी वेवलेंथ है, ये दूरी भी वेवलेंथ है। एक पर्टिकुलर वेव के लिए जो ये वेवलेंथ होती है वो सेम होती है। अगर आपके पास दोनों सुरंगों के बीच की दूरी है तो भी आपको वेवलेंथ पता कर सकते हैं, और दोनों गर्तों के बीच की दूरी पता है तो भी आप वेवलेंथ पता कर सकते हैं।
अब वेवलेंथ भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, और कैसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेवलेंथ को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं हिंदी में, और फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी शब्द आया है फ्रीक्वेंट से। कोई आपके घर पे बार बार आता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये आदमी कितना फ्रीक्वेंट आ रहा है। किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना फ्रीक्वेंट कहलाता है, और उसी प्रॉपर्टी को फ्रीक्वेंसी बोल देता है। तो कोई चीज़ जब बार बार रिपीट होती है तो उसे आवृत्ति हिंदी में या इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, सेम वही वेव बना देंगे अपन, ठीक है। ये मान लेते हैं टी, कैपिटल टी टाइम ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। इतने टाइम में दो नोड आए, दो कस्प आए, दो सुरंग या दो गर्त या एक कंप्लीट वेव। इस पार्ट को मैं यहाँ से इधर काट लेता हूँ मैं, तो यही बार बार रिपीट हो रहा है। देखो इसी यही चीज़ बार बार रिपीट होगी, तो ये कंप्लीट वेव, इसको एक सेगमेंट अगर एक वेव मान लेता हूँ मैं, एक वेव है ये पूरी प्लस से नेगेटिव तक, तो ये वेव बार बार रिपीट हो रही है। ये कितनी बार रिपीट हो रही है यहाँ पे, ये एक बार, ये दूसरी बार, तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, ठीक है। इसी सेगमेंट में एक वेव और ले लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। अब इसमें देखो, इसको भी एक वेव काट लेता हूँ मैं प्लस और नेगेटिव की, एक वेव, दूसरी वेव और तीसरी वेव, तो ये इसी लेंथ में 3 टाइम्स रिपीट होती है, ठीक है। 2 टाइम्स रिपीट, और ये 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। ऐसे ही अगर इसको और छोटा छोटा बनाता जाऊंगा मैं, जैसे इसी को हटा के इसी सेगमेंट में, इसी लेंथ में और छोटी छोटी बना दूंगा मैं, तो ये देखिए एक वेव कितनी बार रिपीट हो रही है। तो जितनी बार रिपीट होगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। ये 2 टाइम्स हो रही है और इसमें अराउंड 6 टाइम। टू टाइम रिपीट हो रही है इसमें 6 टाइम रिपीट हो रही है। टाइम जो है वो, टाइम की लेंथ को हमने कांस्टेंट रखा है। टाइम अगर कांस्टेंट रखा है और उसमें इसके जिसके रिपीटेशन ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। तो आप इसको समझ में आ गया। अब मैं इसको डेफिनेशन के थ्रू बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला है 1/टाइम, ठीक है। जितना कम टाइम लगेगा, अब इससे आप देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी को f से अगर मैं डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, f = 1/t, वहाँ पे t टाइम है और f फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो एक दूसरों के अपोजिट होते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ठीक है। दोनों साथ साथ ग्रो नहीं कर रहे, उल्टे ग्रो कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जब कम टाइम लगेगा अपना, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर कोई वेव जब रिपीट हो रही है तो कम टाइम में इतनी बार रिपीट हो जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और अगर इसी टाइम में बहुत कम रिपीट हो, ऐसे टाइम वही लिया पर जो वेव जो है वो बहुत सारी आ गई इसमें, और इसमें सिर्फ 2 ही वेव आ गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि टाइम का व्युत्क्रम जो है वही फ्रीक्वेंसी है, या 1/t = फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई अपने को, और वेवलेंथ और इसमें रिलेशन बता देता हूँ मैं कि क्या रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी को f से भी डिनोट करते हैं, या म्यू बोलते हैं इसको, म्यू। और जो लैम्बडा जो होता है वो वेवलेंथ के लिए होता है, और ये अपने फ्रीक्वेंसी के लिए जो 2 नोटेशन है, या तो f लगा सकते हैं या न्यू लगा सकते हैं। न्यू जनरली क्वांटम मैकेनिक्स में यूज किया जाता है,
और एफ ऑक्सीलेशन, वेव एंड ऑक्सीलेशन जो होती है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये याद रखना चाहिए आपको। डायरेक्ट फॉर्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, 12th में जनरली ऐसा ही पूछे जाते हैं। म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, जहाँ जो सी है वो है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्बडा जो है वेवलेंथ, जो न्यू है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी नहीं है, याद रखना, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है? जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मतलब इसका? जब हम स्पीड बोलेंगे तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, उसी की रिक्वायरमेंट होगी। जब अपन वेलोसिटी बोल देंगे तो उसके लिए अपने को डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अपने को लाइट की डायरेक्शन हर समय नहीं बता सकते अपन इसको, तो इसलिए अपन ये वेलोसिटी की कैटेगरी में आएगा, इसको सॉरी स्पीड की कैटेगरी में आएगा, इसको वेलोसिटी की कैटेगरी में नहीं लेके जाएंगे अपन। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ से जैसे ही अभी कल भी पढ़ा, अभी बता दिया मैंने आपको, व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, या फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। लैम्बडा को मैं बढ़ा दूंगा तो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, या फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा दूंगा तो लैम्बडा कम हो जाएगा। ऐसे दोनों में रिलेशन समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जो भी आपको कोई डाउट वगैरह हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे को। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इसमें भी अभी एक टर्म बाकी है समझनी, वो है फोटो, और ये जो वर्ड आया है फोटो, ये आया फोटोन से। फोटोन है क्या? सूर्य से हमारे पास जो रोशनी आती है, जब वो धरती पे पड़ती है तो पेड़ पौधे ग्रो होते हैं, उसी की एनर्जी से पौधे जो होते हैं वो भोजन पकाते हैं। उस एनर्जी, जो लाइट की जो एनर्जी होती है, जो सन से जो एनर्जी आती है, जो हमारा सन है ये हमें लाइट देता है। ठीक है, अब इस लाइट को हम छोटे छोटे पार्टिकल में बांट लेते हैं कि जो हमारी जो लाइट है वो फोटोन से बनी हुई होती है। एक मान लेते हैं अपन, जैसे 1 करोड़ जो रुपए है, ठीक है, उसको हमने बनाया है एक एक के सिक्के कलेक्ट करके। वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे फोटोन को मिलाकर, ठीक है, बहुत सारे फोटोन को मिलाकर अपनी जो है लाइट बनती है। ठीक है, तो जो लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो फोटोन है। फोटोन की क्या क्या क्वालिटीज़ है? पहला, फोटोन किस स्पीड से ट्रैवल करता है? लाइट की स्पीड से। फोटोन की जो स्पीड होगी वो होगी स्पीड ऑफ लाइट, और कितनी होती है वो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा, ये मासलेस होता है। मासलेस का मतलब क्या है? इसका मास बिल्कुल 0 होता है, तो इसका इस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फोटोन की क्वालिटी जो भी थी अब हमने डिस्कस कर ली, फोटो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक जो वर्ड आया है वो आया है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव एंटिटी है, जो एक एटम होता है, बताता हूँ अभी कंप्लीट। ये न्यूक्लियर है, ठीक है, और ये आउटर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर लेता है, जैसे 2 फिर 8 18 ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और ये है न्यूक्लियस या नाभिक, और ये जो है ऑर्बिट्स है। न्यूक्लियस क्या होता है? जो एटम का जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है, और वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है।
और एटम का जो भी मास होता है वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। न्यूक्लियस का मास इक्वल टू एटम का मास, ऐसा मान सकते हैं अपन, ठीक है। और दूसरा, ऑर्बिट्स क्या होता है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन कक्षाओं को ऑर्बिट बोलते हैं। मोस्टली प्रोबेबल पाथ जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो है मोस्ट प्रोबेबल पाथ जो होता है उसी को ऑर्बिट कहते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब ज़्यादा, जहाँ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है उसे ऑर्बिट कहा जाता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, एक मेटल जो होता है उस पर लाइट आती है, यानी कि फोटोन मिक्स, बहुत सारे फोटोन्स आते हैं जो उस मेटल पे इंसिडेंट करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। रिपीट कर देता हूँ एक बार, सन से जो लाइट आती है या सोर्स से जो लाइट आती है जब मेटल पे गिरती है और उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ सर्टन फ्रीक्वेंसी होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से पाकर वो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर मेटल की सरफेस पर आ जाता है, बाहर निकल जाता है, मेटल सरफेस पे आ जाता है। उस फिनोमिना या उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो एक डेफिनेशन बता दी। अब ये प्रोसेस होता क्या, कैसे है वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको समझने से पहले अपने को इलेक्ट्रॉन की दो टाइप की कैटेगरी होती है, ठीक है। एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन, एक मिनट पहले ये बता देता हूँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की ओर, क्योंकि न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस कारण इस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस एनर्जी को अपन बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जितने ज़्यादा ये अट्रैक्ट है उतनी ज़्यादा इनकी बाइंडिंग एनर्जी है। मतलब अगर ये कोई कंपनी है और इसमें ये सब एम्प्लॉय है तो इनकी सैलरी मान लेते हैं 10,000 है, ठीक है। अब 10,000 से इनको बांध लिया है। अब कोई एक्सटर्नल कंपनी वाला इनको बुलाता है और कहता है हम आपको 8,000 देंगे, ठीक है, 8,000 देंगे, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। चूँकि इनकी सैलरी जो है अभी 10,000 है और इनकी ये 8,000 अभी ऑफर कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे उस कंपनी में, क्योंकि इनको उससे ज़्यादा मिल रहा है। अब कोई इनको 12 की ऑफर करता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कोई 12,000 सैलरी ऑफर करता है, इन्हीं एम्प्लॉय को कोई 12,000 सैलरी ऑफर करता है, तो ये जो सैलरी है, इनकी जो करंट सैलरी जो है, करंट उससे ज़्यादा है ये सैलरी, तो ये क्या करेंगे, इस ऑर्बिट को छोड़कर सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसको सैलरी मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है। उसी तरह ये मतलब जनरल लाइफ से बताया है। तो होगा क्या कि जो सोर्स से जो लाइट आ रही है, अगर वो इतनी सफिशिएंट लाइट है कि जो जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं इनको बाहर निकाल सके, तो अगर वो इतनी एनर्जी है कि उसको बाहर निकाल सके, तो वो एनर्जी जो होगी उस बाइंडिंग एनर्जी से इंसिडेंट एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और यदि इंसिडेंट एनर्जी इतनी है, मतलब कम एनर्जी है, लगभग 8,000 जो सैलरी की बात की थी मैंने, ऐसी एनर्जी है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकती, उसको बाइंड से हटा नहीं सकती, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो फ्री और बाउंड का खेल इस पे डिपेंड करता है कि एनर्जी जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी खुद कितनी है। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, ज़्यादा एनर्जी की लाइट आ रही है, तो बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा, ऐसी कंडीशन में आ रही है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और उस इंसिडेंट एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, अब बस थोड़ा सा बाकी है, फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया है। प्लैंक ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया है E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ E जो है एनर्जी है, न्यू वही फ्रीक्वेंसी है, ये है प्लैंक्स ऑफ कांस्टेंट। आई रिपीट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ये है इंसिडेंट एनर्जी, इतनी एनर्जी आई। अब इस एनर्जी से क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री करना है। ठीक है, अब यहाँ से वही इतनी बार मैं रिलेशन बता चुका हूँ आपको। ये क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। अब तो अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा एनर्जी की लाइट आए या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आए। अब इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए क्या चाहिए, ये हाई चाहिए, और कितनी हाई, बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। जब इस कंडीशन को फॉलो कर देता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट एनर्जी की कुछ फ्रीक्वेंसी है वो किस में चली जाएगी, उसको बाहर निकालने में। तो टोटल एनर्जी कितनी आई थी, एच न्यू, उसमें उसको फाई लिख देते हैं वर्क फंक्शन। जो बाहर निकालने का प्रोसेस है उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि इसको बाहर भी निकाल दिया, अब थोड़ी सी एनर्जी और बची है। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया उसको एनर्जी मिल जाएगी और वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये वी है, न्यू नहीं है। वी यानी वेलोसिटी एंड न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, दोनों का नोटेशन अलग है। इसको ऊपर से क्लोज कर देते हैं, इसको नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो टोटल जो फॉर्मूला बनेगा अपने का, E इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू एच न्यू डैश लिखते हैं इसको, प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन जो है हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये मिलता है अपने को एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके थ्रू अपन अगर इंसिडेंट एनर्जी पता है, ये तो कांस्टेंट है एच, यहाँ पे एच ये भी कांस्टेंट है, एम मास है इलेक्ट्रॉन का, हाफ कांस्टेंट है। तो अगर अपने पास न्यू फ्रीक्वेंसी अगर अपने पास पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इस कंडीशन में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पता है न्यू डैश होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उतनी मिनिमम एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाए, उतनी मिनिमम एनर्जी है, उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको। ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए। अगर और एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी और ज़्यादा है तो इतनी खर्च होने के बाद जो बची हुई एनर्जी है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आने के बाद मूवमेंट भी चालू कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी चालू कर देगा तो उससे करंट भी जनरेट होगी, उसे फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज हमने समझ लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, उसकी इक्वेशन डिराइव कर ली हमने। जब एनर्जी खर्च होती है उसको बाउंड बाहर निकालने में, तो वो तो हो गई वर्क फंक्शन, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये एच न्यू प्लैंक के अकॉर्डिंग इंसिडेंट एनर्जी है। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा वेवलेंथ क्या होती है, वेव्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फोटॉन्स क्या होते हैं, एटम के बारे में थोड़ा सा बताया, आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी जिससे वो सभी बंधे होते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। फोटॉन्स के बारे में बताया कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, और अपन यहाँ पे पहुँच गए हैं आइंस्टीन की इक्वेशन तक, जिससे अपन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अपने पास न्यू डैश है तो अपन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इंसिडेंट एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बच्चों को बोलिए लाइक करने के लिए, आप कमेंट कीजिए, कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।